Hello students, welcome all of you in today's lecture. Today we will start with our new chapter for Homi Baba competitive examination, that is life processes in living organism. जैसे लाइफ प्रोसेसेस ह्यूमन बीइंग में रहते हैं या किसी एनिमल में रहते हैं, उसी टाइप से बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट में भी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस रहते हैं। इन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम इस टॉपिक में जानकारी लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, राइट? मीनिंग हमें पता होना चाहिए। एट दैट टाइम we can easily understand about life processes. So life processes means what? The basic essential activities performed by any organism is called as life process or are called as life processes. तो essential activities for the survival of organism, जिसको हम metabolic activities भी कहते हैं। तो life processes की वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होता है, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। अब इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को हम मेंटेनेंस फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डेड होना, सेल रिप्लेस होना, टिश्यू या ऑर्गन डैमेज होना, उसका रिपेयर होना, ये कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। तो ये कैसे होते हैं, सेल कैसे रिपेयर होते हैं, डैमेज्ड ऑर्गन्स कैसे रिपेयर होते हैं? तो बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, राइट? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन लाइफ प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज मेंटेनेंस फंक्शन। अब ये लाइफ प्रोसेसेस कब चालू रहते हैं, कब बंद रहते हैं, ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। ड्यूरिंग डे नाइट ऑल द टाइम 24 आवर्स ये लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चालू ही रहते हैं, राइट? ऐसा है नहीं कि हम बैठे हैं या जब तक हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तब तक लाइफ प्रोसेसेस चालू है, और जैसे हम सो गए तो लाइफ प्रोसेस बंद हो गई। ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली ये लाइफ प्रोसेसेस चालू ही रहते हैं। सेम वे प्लांट में भी ऐसा ही रहता है, डे नाइट लाइफ प्रोसेस प्लांट के भी चालू रहते हैं। और सब लोगों को एक बात पता है कि जब तक प्लांट सर्वाइव है या लाइव है तब तक प्लांट की ग्रोथ होती ही रहती है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, राइट? तो हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि लाइफ प्रोसेसेस इस पर्टिकुलर पीरियड में बंद रहते हैं। ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, एंड ये भी एक रीजन है कि उनको हम मेंटेनेंस फंक्शंस और मेंटेनेंस जॉब कहते हैं। ओके, अब जितने भी मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चालू रहते हैं, तो वो सभी लाइफ प्रोसेसेस में एक पर्टिकुलर टाइप का कोऑर्डिनेशन रहता है। ऐसा है नहीं कि सपोज ह्यूमन बीइंग के केस में देखेंगे तो डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम अपने तरीके से काम कर रही है, रेस्पिरेशन अपने तरीके से काम करती है, सर्कुलेशन अपने तरीके से काम करती है, और बिल्कुल भी तीनों लाइफ प्रोसेसेस में कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑल लाइफ प्रोसेसेस हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, और ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होता है। सो जैसे कि ह्यूमन बीइंग में कोऑर्डिनेशन है लाइफ प्रोसेसेस में, सेम वे प्लांट्स में भी वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस का कोऑर्डिनेशन रहता है, राइट? अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन से है प्लांट में? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वन है न्यूट्रिशन, थर्ड वन है रेस्पिरेशन, फोर्थ वन है फोटोसिंथेसिस, एंड लास्ट वन है रिप्रोडक्शन। तो these are the basic essential activities which are necessary in the plant for their growth and development, or we can say for the survival of plant. So transportation means what? Various substances which are present in the soil like water, mineral, these substances are very important for the growth and development of the plant body. So these water minerals are absorbed by the roots and they are transported all parts of the plant. This is called as transportation. Then second one है nutrition. So nutrition means what? Mode of entry of food, or we can say process of formation of food. So plants having autotrophic mode of nutrition, as you know, they have chlorophyll, and in the presence of sunlight as well as by using chlorophyll, plant perform photosynthesis process and they will prepare their own food in the form of glucose. तो autotrophic nutrition plant में होता है, तो nutrition is also one type of life process. Then respiration, जैसे हम कहते हैं oxygen is very necessary for the survival of human being, same way these gaseous particles are also necessary for the survival of plant. तो जैसे ह्यूमन बीइंग गैसियस एक्सचेंज करता है, सेम तरीके से प्लांट्स भी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है, ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेता है तो CO2 रिलीज करेगा,
तो प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज देयर एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट. देन नेक्स्ट वन है फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बताया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड. तो सब लोगों को पता है कि बाय यूजिंग carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, plant prepare their own food, as well as during this process plant release oxygen and some amount of water. This is called as photosynthesis. It is a separate life process of the plant. Then reproduction. Any plant multiply itself, right? तो कैसे रिप्रोड्यूस होता है प्लांट, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है. तो ऐसे वेरियस तरीके से, वेरियस मेथड से प्लांट रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, राइट. मोस्टली वेजिटेटिव मीन्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज प्लांट करता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन. तो रिप्रोडक्शन ये भी एक प्लांट की इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. तो दीज आर द बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स. वन बाय वन हम देखने वाले हैं हर एक लाइफ प्रोसेस के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे transportation. So what is meant by transportation? So transportation means the act or the process of moving molecules or ions across or through the xylem and phloem. Whatever molecules, that means these molecules may be in liquid form, may be in solid form. The movement of these molecules through xylem and phloem is called as transportation. अब ये मूवमेंट फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट हो सकती है या फ्रॉम टिप ऑफ द प्लांट टू द रूट हो सकती है, राइट. जैसे कि आपको पता है झाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करती है. तो वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स एंड फ्रॉम root hairs they will enter into the xylem and through xylem they will provided all parts of the plant. That means from root to tip, that is in upward direction xylem transportation करती है, while phloem which is responsible to transport food material in the form of sucrose. तो ये फूड मटेरियल प्लांट में कहाँ तैयार होता है, तो ऑब्वियसली इन लीव्स तैयार होता है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ पे होता है और ये फूड तैयार होने के बाद फ्लोएम ये ऐसी टिश्यू है जो ये फूड बाकी के सभी पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है. सो सिंपल लैंग्वेज में हम ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द प्लांट बॉडी थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम. अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से substance which either synthesized or absorbed, these are transported from one part to another part, right. Then ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जब हम देखेंगे तो पर्टिकुलरली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कौन से सब्सटेंसेस की जरूरत है. तो ऑब्वियसली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज और वी कैन से फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पज प्लांट्स नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इन दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस plant needs some minerals like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, and these all minerals are present in the soil. So we can say soil is the storehouse of nutrient, or we can say it is the source of nutrient for the plant. अब ये nutrients which are present in the soil, how plants will get these nutrients? So the roots, which is a very important part of the plant, which is continuously engaged in this absorption activity. So roots of the plant absorb these substances from the soil and transport it into the plant body. Okay, so here in diagram आप देख सकते हो कि soil से किस तरह से water and minerals का absorption root hair करते हैं and these water and minerals are then transported through the xylem to various parts of the plant, right. So soil से absorb करने का काम roots करते हैं and बाकी parts तक पहुंचाने का काम xylem करते हैं, right. So we can say all the minerals and water सॉइल में जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है एंड वो रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. व्हाइल फ्लोएम, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, प्लांट के जो टिप पोर्शन रहते हैं, दैट मीन्स जो लीफ रहते हैं, यहाँ पे वो लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और जो फूड तैयार होगा इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो वो फूड किस तरह से आप देख सकते हो कि रूट्स की तरफ स्टोर हो रहा है, स्टेम में स्टोर होता है या वेरियस ब्रांचेस में स्टोर होता है. So overall we can say for the transportation purpose in plant, specific tissues are there and that tissues are xylem and phloem. और सब लोगों को एक बात कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखनी है, xylem transport water and minerals while phloem transports food material.
ओके, दिस इज द बेसिक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड लेटर ऑन हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो फर्स्टली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इसका पाथवे देखेंगे प्लांट में, तो ये डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो वन बाय वन वी विल सी। So in first step there is a presence of water in soil. Okay, soil particles water molecules को hold करके रखते हैं because of adhesive force, आप सब लोगों को पता है। अब जो वाटर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, और हम कहेंगे जो वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब करके रखा है, दैट वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स। दैट मीन्स हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन की पहली स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वो एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करते हैं? रूट हेयर करते हैं। देन फ्रॉम द रूट हेयर ये वाटर एंट्री करेगा इनटू द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट। एक्चुअली अगर रूट हेयर का या सॉरी रूट का टोटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कॉर्टिकल सेल्स आर देयर, एंडोडर्मल सेल्स आर देयर, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज देयर। तो ये वेरियस सेल्स है रूट के। तो रूट हेयर के बाद वन बाय वन ये वाटर मॉलिक्यूल जो भी एब्जॉर्ब किए हैं वो पास किए जाते हैं। सो कॉर्टिकल सेल के बाद वो एंडोडर्मल सेल्स में जाएंगे, देन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में जाएंगे, एंड फाइनली दे विल एंटर इनटू द जाइलम। एंड जब जाइलम में ये वाटर एंड मिनरल्स आते हैं तो जाइलम एक ट्यूब है और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, एंड प्रेशर की वजह से ये वाटर एंड मिनरल्स फाइनली जाते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। अब जब भी ये जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करती है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करती है वाटर एंड मिनरल्स का, राइट। देन फाइनली ये वाटर की जरूरत किसको है? तो लीव्स को है, क्योंकि वहां पे फूड तैयार करना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत रहती है, एज वेल एज मिनरल्स की भी जरूरत रहती है। तो फाइनली जाइलम ये वाटर लीव्स तक पहुंचाता है। देन लीव्स जितना वाटर एब्जॉर्ब किया है वो सब वाटर का यूटिलाइजेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नहीं करते। लेस देन 1% वाटर यूज करते हैं लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब जितना भी वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है या रूट्स ने एब्जॉर्ब करके आगे पास किया है, उस टोटल वाटर में से ओनली 1% वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय द लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर रिमेनिंग 99% वाटर का क्या होता है? तो दैट वाटर विल बी लूज और विल बी लॉस्ट बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वी कैन से ट्रांसपिरेशन, राइट। तो ये ट्रांसपिरेशन जब लीव्स से होता है तो कैसे होता है लीव्स से? तो लीव्स हैविंग स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर वेपर डिफ्यूज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेरिक एयर, एंड जो भी वहां पे वाटर लॉस हुआ है वो लॉस फिर से रिकवर करने के लिए प्लांट सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से 7 स्टेप्स में वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द टी पोर्शन ऑफ द प्लांट और हम कहेंगे लीव्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचता है। फिर से एक बार देखना है कि पहले वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर वो वाटर कॉर्टिकल सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इनको क्रॉस करके वो जाइलम में पहुंचाया जाता है। देन जाइलम इसी वाटर एंड मिनरल का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, और ये इनको क्यों पॉसिबल होता है? तो बिकॉज ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फाइनली वो वाटर लीव्स तक पहुंच जाता है, जाइलम डंप करते हैं या अनलोड करते हैं वाटर को इनटू द लीव्स। देन लीव्स उस वाटर में से टोटल वाटर में से 1% यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड रिमेनिंग वाटर वो डिफ्यूज करते हैं इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। एंड ये ट्रांसपिरेशन होने के लिए या वाटर लॉस होने के लिए लीव्स के अपर एज वेल एज लोअर सरफेस पे जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स है कॉल्ड एज स्टोमेटा वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो इस तरह से 7 स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी होता है, राइट। ना हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वेरियस सेल्स को क्रॉस करके ये वाटर जाइलम में एंट्री करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये रूट हेयर्स जिसका एक जूम व्यू यहाँ पे दिखाया गया है कि रूट हेयर से लेके फाइनली जाइलम तक वाटर कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉइल पार्टिकल्स आर देयर, एंड बिटवीन दीज सॉइल पार्टिकल्स whatever spaces are there, in that spaces water molecules are present. These water molecules and minerals also absorbed by the root hair. This elongated structure is called as root hair. This root hair is nothing but outgrowth of epidermal layer, ठीक है। तो epidermal सेल का एक आउटग्रोथ रहता है। तो ये रूट हेयर वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। ये जो आप लेयर देख रहे हो इसको हम epidermal सेल्स का लेयर कहेंगे। इनको क्रॉस करके ये वाटर फाइनली एंट्री करता है इनटू द कॉर्टिकल सेल।
देन कॉर्टिकल सेल के बाद यहाँ पे जो लेयर है इट इज कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जनरली इम्परमेबल रहता है। एंड देन बाद में लेयर रहता है एंडोडर्मल सेल्स का, एंड देन from the endodermal cell this water will enter into the xylem. That means the journey of water from the root hair to the xylem, this overall process is called as absorption, right? ऐसी बात नहीं है कि वाटर ने रूट हेयर में एंट्री की दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ऐसा नहीं होता। वाटर रूट हेयर से लेके झाइलम तक एंट्री करता है। यहाँ पे जितना टाइम लगेगा, या हम कहेंगे वट एवर सेल्स आर इन्वॉल्व इन this whole process is called as absorption. So absorption means simply we can say the entry of water from soil to the xylem. इस total process को हम कहेंगे absorption. ओके और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जाइलम का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स ऐसे दो टाइप के सेल्स रहते हैं, और इनकी हेल्प से ये वाटर एंड मिनरल्स की अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। क्लियर? दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होने से पहले एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होता तब तक ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सकता, राइट? सो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन प्लांट में होता है, या प्लांट में वो फिनोमिनन प्रेजेंट रहता है, जिसको हम कहेंगे रूट प्रेशर। तो इसके नाम में ही दिया गया है द प्रेशर क्रिएटेड बाय रूट। तो ये रूट प्रेशर किस तरह से काम करता है और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सो बिफोर गोज टू द रूट प्रेशर टर्म, एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक बीकर में स्मॉल सीडलिंग रखा गया है, एंड इस बीकर में एक रेड कलर का सॉल्यूशन है। और सपोज हम इमेजिन करेंगे ये एक ग्रीन कलर के लीफ है। 1 आवर तक आपने ये सीडलिंग डीप करके रखा है इस रेड कलर के वाटर में। तो 1 आवर के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होने वाला है, जो लीफ ओरिजिनली ग्रीन इन कलर के थे, तो उन लीव्स के लोअर साइड पे आपको रेड कलर का पैचेस तैयार होते हुए दिखेंगे। मतलब जो वेन्स है लीव्स के, वो वेन्स रेड नजर आएंगे। तो रेड कैसे हो गए वेन्स? तो वाटर इस रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और वो आगे पुश किया, राइट? अब यहाँ पे वाटर जब रूट हेयर से फाइनली जाइलम तक पहुंचता है, उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाता है? तो पहले तो उसको एक इंटरनल फिनोमिनन वहां पे पुश करता है, दैट फिनोमिनन इज रूट प्रेशर। मीन्स व्हाट? कंटिन्यूअसली रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और विद इन द रूट और विद इन द जाइलम प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चालू है, एंड इसी प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। क्लियर? तो एक एक्सपेरिमेंट जो है जिससे हम बता सकते हैं कि ग्रीन कलर के वेन्स और ग्रीन कलर का लीफ रेड कलर में चेंज हो गया, इट शोज दैट कि देयर इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट बॉडी, एंड ये ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत रूट प्रेशर करता है। तो साइंटिफिकली हम रूट प्रेशर क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? रूट प्रेशर इज द ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर within the cells of root system that causes sap to rise through a plant stem to the leaves। एक सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वट एवर सैप मीन्स अ मटेरियल प्रेजेंट इन द जाइलम। वो मटेरियल क्या है? वाटर एंड मिनरल। तो ये सैप की मूवमेंट प्लांट के टिश्यूज थ्रू, दैट मीन जाइलम थ्रू जो होती है, तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होती है। यहाँ पे एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से जितना भी मटेरियल सेल में आएगा, तो दैट एट दैट टाइम सेल विल बिकम टर्जिड। कुछ ना कुछ ऐड किया है तो वॉल्यूम बढ़ने ही वाला है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जब वाटर और सोल्यूशन वी कैन से जब एंट्री करता है सेल में, तो सेल टर्जिड बन जाती है। वो सेल जो टर्जिड बनती है उसके पीछे रीजन रहता है सोल्यूशन विच इज एंटर इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे रूट्स में वेरियस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो सभी सेल्स अल्टरनेटली टर्जिड फ्लैसिड होते हैं। इसको ही हम कहते हैं रूट प्रेशर, राइट? अब ये जब वाटर एंड मिनरल सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो रूट हेयर विच इज ऑल्सो एंड सेल, इसमें कैसे एंट्री करते हैं? तो बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। अब व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस? तो सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं एज कंपेयर टू द रूट हेयर। मतलब रूट हेयर में सॉइल वाटर एंड मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम है,
while soil में water and mineral का concentration ज़्यादा है। तो high concentration to low concentration movement होती है। सिंपल सी बात है, जहाँ से ज़्यादा है, जहाँ पे कुछ किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ से वो कहाँ मूव होने वाला है, जहाँ पे वही सब्सटेंस कम क्वांटिटी में है। तो ऑब्वियसली वाटर एंड मिनरल्स आर इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉइल while they are in low concentration in the root. तो obviously from high concentration to low concentration movement होती है and then root pressure create होता है। ओके अब जब भी वाटर एंड मिनरल्स रूट हेयर में एंट्री करेंगे तो बिफोर एंट्री रूट हेयर कैसा रहता है, तो इट इज फ्लैसिड, एंड जैसे ही वाटर एंड मिनरल एंट्री करेंगे तो दैट सेल, रूट हेयर इज आल्सो वन टाइप ऑफ सेल, तो वो कैसे बनेगी, टर्जिड बनेगी। और ये जो टर्जिड बनने के लिए प्रेशर रिस्पॉन्सिबल रहता है, यही प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो मेनी सेल्स है, फिर एक ही सेल टर्जिड होती है क्या, तो नहीं, अल्टरनेटली वन बाय वन एक एक सेल टर्जिड होती है। सपोज ए सेल है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी सेल प्रेजेंट है, तो पहले ए सेल टर्जिड होगी, देन ए सेल और बी सेल में कंपेयर करेंगे तो बी सेल फ्लैसिड है, मतलब उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है, ए सेल में हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑब्वियसली विद इन द सेल आल्सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ substances from high concentration to low concentration, इसलिए ए सेल का मटेरियल बी सेल में एंट्री करेगा, अगेन बी सेल टर्जिड हो जाएगी। फिर से बी एंड सी सेल में कंपेयर करेंगे तो सी सेल फ्लैसिड है, मतलब श्रिंक है, वाइल बी सेल टर्जिड है, तो बी सेल का मटेरियल सी सेल में जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटली एक एक सेल टर्जिड, एक एक सेल फ्लैसिड, ऐसा टर्जिड फ्लैसिड सेल्स बनते जाते हैं एंड प्लांट में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती रहती है। क्लियर? एंड दिस ओवरऑल फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, तो मैंने आपको बताया जो एब्जॉर्प्शन रूट हेयर करते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, उसके बाद उसका एंट्री जाइलम में होना बहुत जरूरी है, तो वो जाइलम तक वाटर एंड मिनरल पहुंचाने का काम रूट प्रेशर करता है। दैट मीन्स वी कैन से व्हेन वाटर एंड मिनरल्स रीच द जाइलम, so reason behind this is only root pressure. Okay, and continuously रूट प्रेशर की वजह से कंसंट्रेशन डिफरेंस प्लांट के सेल में तैयार होता रहता है एंड कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्प्शन भी चालू रहेगा एंड जो मटेरियल ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया है उसको प्लांट के बॉडी में पुश किया जाएगा। राइट, इस तरह से रूट प्रेशर प्लांट के बॉडी में काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि when water and minerals are absorbed by the plant they will get push, तो पुश होने की वजह से क्या होता है, प्लांट के बॉडी में और प्लांट के टिश्यू में, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जाइलम में देयर इज ए वाटर कॉलम फॉर्मेशन, कंटिन्यूअसली वाटर कॉलम तैयार होता है जाइलम में, क्योंकि एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि व्हाटएवर water and minerals are reached to the leaf surface, that leaves or that leaf will utilize only 1% material and other material will be lost by the stomata। तो लॉस होने वाला जो वाटर है वो रिप्लेस कौन करेगा, तो ऑब्वियसली जाइलम रिप्लेस करेगी। फिर जाइलम को कंटिन्यूअसली सप्लाई होना चाहिए वाटर का, तभी तो जाइलम ये जो वाटर लॉस किया है लीव्स ने उसको रिप्लेस कर सकती है। इसके लिए रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमेशा एब्जॉर्प्शन करता ही रहेगा एंड जाइलम में जो वाटर चैनल है, जो वाटर कॉलम है वो मेंटेन करेगा। करेक्ट। अब जो स्मॉल हाइट के प्लांट्स रहते हैं, हम कहेंगे श्रब्स है तो और स्मॉल ट्रीज है या सीडलिंग्स है, तो इन स्मॉल हाइट्स के प्लांट में अप टू द सर्टन हाइट वाटर एंड मिनरल को पुश करने के लिए रूट प्रेशर सफिशिएंट है। बट अगर हाइटेड ट्रीज और हम कहेंगे लार्ज ट्रीज, उनके टिप पोर्शन तक अगर वाटर को पहुंचना है तो अकेला रूट प्रेशर वो वाटर वहां पे नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हायर प्लांट्स या कुछ प्लांट्स हम देखेंगे जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक रहती है, तो 100 मीटर हाइट तक रूट प्रेशर की वजह से वाटर नहीं पहुंचने वाला है, वहां पे एक दूसरा मैकेनिज्म चाहिए। वो मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। बट अप टू द टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट में जिसकी हाइट 100 मीटर है, तो रूट प्रेशर की वजह से वहां तक वाटर नहीं पहुंचने वाला है, वहां पे और एक मैकेनिज्म रहता है। बट जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स रहते हैं, वो स्मॉल प्लांट्स में एक पर्टिकुलर हाइट तक रूट प्रेशर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वहां पे होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ओवरऑल कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर
प्लांट के बॉडी में होता है उसकी शुरुआत रूट प्रेशर करता है, राइट। सो रूट प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रूट प्रेशर एग्जिस्ट रहता है। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज गटेशन। ओके, तो गटेशन मीन्स व्हाट, लीफ टिप जो रहते हैं उसके ऊपर या लीफ टिप पे स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। जनरली हम विंटर सीजन में देखते हैं। इट इज ए फिनोमिनन ऑफ गटेशन। तो ये लीफ टिप पे किस तरह से या कैसे ये वाटर ड्रॉपलेट जमा हुए, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म है ट्रांसपिरेशन पूल। तो ट्रांसपिरेशन पूल ये क्या है, या ट्रांसपिरेशन मीन्स व्हाट। तो सबसे पहले जो हाइटेड प्लांट्स रहते हैं जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक है या सेवरल मीटर्स की हाइट रहती है, तो ऐसे प्लांट्स के टिप पोर्शन तक वाटर अगर पहुंचना है तो वहां पे रूट प्रेशर काम नहीं करता अकेला, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे और एक प्रोसेस काम करती है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पूल। ओके, तो ये ट्रांसपिरेशन पूल क्या है ये हम देखेंगे। सो बिफोर दैट हमें ट्रांसपिरेशन पूल किसकी वजह से क्रिएट होता है उस स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। तो वो है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की वजह से एक्चुअली ये ट्रांसपिरेशन पूल प्लांट के बॉडी में तैयार होता है। अब ये ट्रांसपिरेशन पूल क्या है, इट इज नथिंग बट अ सक्शन फोर्स जो वाटर को अपनी तरफ पुल करता है फ्रॉम द जाइलम टिश्यू। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो जब भी प्लांट में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, तो मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस एज वेल एज अपर सरफेस ऑफ द लीफ, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो स्टोमेटा जो है, these stomata are surrounded by guard cells। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो दो टाइप के स्टोमेटा आपको दिखाए गए हैं, दैट इज ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। तो ये ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा दोनों में भी अभी आप ये दो सेल्स देख सकते हो। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, एंड इस गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज वैक्यूल। That means we can say guard cells are surrounded by chloroplast and vacuole। अब ये guard cells रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कैसे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड रहता है, तो एक सिंपल फिनोमिनन हम देखेंगे। सपोज जाइलम टिश्यू ने वाटर कंडक्ट किया और फाइनली वो वाटर कहाँ आता है, लीव्स तक आता है। लीव्स तक आने के बाद वो वाटर फाइनली एंट्री करेगा इनटू द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। तो जाइलम वेन्स थ्रू ये वाटर गार्ड सेल में डंप करती है। तो गार्ड सेल में वाटर आने की वजह से क्या होता है, ये गार्ड सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद ये गार्ड सेल बल्ज होते हैं। तो गार्ड सेल बल्ज कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। आउटर लेयर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिस आउटर लेयर और आउटर वॉल गार्ड सेल की थीन रहती है, वही जो इनर वॉल है वो गार्ड सेल की थिक रहती है। तो जैसे ही वाटर अनलोड होता है गार्ड सेल में, तो ये आउटर वॉल जो है वो बाहर की तरफ मूव होती है, एंड जैसे जैसे वो बाहर की तरफ मूव होगी तो वो इनर वॉल को भी अपने तरफ पुल करेगी। क्यों ये पुल करती है, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है एंड आउटर वॉल वेरी थिन इन नेचर, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चालू होती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। एंड ये खुद तो मूव होती ही है बट इनर वॉल को भी अपनी तरफ पुल करती है। ऐसा सेम वे दोनों गार्ड सेल के आउटर वॉल करते हैं। तो फाइनली क्या होता है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब दो गार्ड सेल के इनर वॉल जो रहते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटल पोर। इसको हम कहते हैं ओपन स्टोमेटा। क्लियर। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा तो वट एवर वाटर इज प्रेजेंट, दैट वाटर विल बी लूज बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसको ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। और उसी समय जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो प्लांट CO2 भी एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब स्टोमेटा ओपन होने की वजह से दो प्रोसेसेस यहाँ पे प्लांट करता है। Whatever water is present in the guard cell, that water will be loosed by the plant in the form of water vapor, and same time CO2 is also absorbed by the plant। तो CO2 absorb करना एंड वाटर लॉस करना, ऐसे स्टोमेटा दो काम करता है। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस होने के बाद स्टोमेटा के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो ये सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो। अब जैसे ही वाटर लॉस हुआ तो गार्ड सेल का वॉल्यूम कम होने वाला है, मतलब गार्ड सेल फ्लैसिड होने वाली है। तो ऐसे समय में क्या होता है, ये जो इनर वॉल है विच इज थिक इन नेचर, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है।
तो इनर वॉल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते समय आउटर वॉल को भी अपने तरफ पुल करती है, क्योंकि वो सब वाटर तो बाहर चला गया है, अब वो श्रिंक ही होने वाली है सेल, तो वो आउटर वॉल को अपने तरफ पुल करती है। तो ऐसे दोनों गार्ड सेल के इनर वॉल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं एंड आउटर वॉल को भी अपने तरफ पुल करते हैं एंड फाइनली दैट स्टोमेटा विल गेट क्लोज। इस तरह से गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं। Okay, this is about a structure of stomata, and these stomata are very important in the plant for two purposes. पहला पर्पज है CO2 एब्जॉर्प्शन एंड दूसरा पर्पज है दैट इज वाटर लॉस। ओके, तो यहाँ पे जो वाटर लॉस होता है मैंने आपको बताया वाटर वेपर फॉर्म में होता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब होता क्या है, जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा तो इस गार्ड सेल में शॉर्टेज ऑफ वाटर तैयार होगा, बाद में यहाँ पे जितने वेंस रहेंगे उस वेंस में शॉर्टेज ऑफ वाटर तैयार होगा एंड फाइनली इन द जाइलम वहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ वाटर तैयार होगा। फिर ये शॉर्टेज को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए जाइलम क्या करती है, वट एवर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट उसको अपने तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रांसपिरेशन पुल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से लीव्स के थ्रू वाटर लॉस होता है एंड जाइलम रूट ने एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर अपने तरफ पुल करती है। और ये जाइलम क्यों वाटर को अपने तरफ पुल करती है, क्योंकि जो वाटर लॉस हुआ है उस वाटर लॉस को कंपेंसेट करना है, राइट, या हम कहेंगे उसको रिप्लेस करना है। एंड वो जब वाटर लॉस रिप्लेस करना होता है तो एट दैट टाइम जाइलम में एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज तैयार हुआ है, वहां पे वैक्यूम तैयार हुआ है ना, जहाँ पे वाटर लॉस होता है वहां पे वैक्यूम तैयार होता है एंड वहां पे हम कहेंगे सक्शन फोर्स भी एक प्रेजेंट रहता है। तो सक्शन फोर्स की वजह से जाइलम के लोअर पार्ट पे जो वाटर है वो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में सक करने को शुरुआत होती है और वो कंटिन्यूअसली इस तरह से वाटर चैनल मेंटेन होता है प्लांट के जाइलम में, और इसको ही हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल। अब इस ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये कंप्लीट होता है, राइट। अब ट्रांसपिरेशन पूल कहाँ होगा, तो पर्टिकुलरली इन जाइलम ये मैकेनिज्म होता है ट्रांसपिरेशन पूल। बट इसकी शुरुआत कौन करके देता है, तो रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर से रूट हेयर टू जाइलम वाटर की जर्नी होती है एंड देन थ्रू द जाइलम ये ट्रांसपिरेशन पूल मैकेनिज्म वर्क करता है। मतलब कहीं ना कहीं रूट प्रेशर की वजह से ही ट्रांसपिरेशन पूल का इनिशिएशन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो हायर ट्रीज रहते हैं या हाइटेड ट्रीज रहते हैं तो इन ट्रीज के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, while up to the short distance transportation of water and minerals root pressure की वजह से होता है। Okay, so this is all about transportation of water in the plant. Next lecture में हम देखेंगे transportation of food as well as another life process of the plant that is excretion. अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करवा के दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।